मैंने डीमन स्लेयर की पूरी मांगा पढ़ लिया और मैं कॉन्फिडेंटली हाशिरा की एक रैंकिंग लिस्ट बना सकता हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हाशिरास को ही नहीं, कुछ और भी कैरेक्टर्स को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। पहले तो अपनी तिगड़ी, तांजीरो, इनोस्का, जेनित्सु, साथ ही मैं कनाओ और गन्या को इंक्लूड करूँगा और लास्ट में मैं योरिची भैया को भी इंक्लूड करना चाहूँगा। और मैं कोई और फॉर्मर हाशिरास को नहीं लेके आ रहा क्योंकि हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो लेट्स बिगिन विद द लिस्ट। और सबसे लास्ट में मैं रखना चाहूँगा शिनोबू को। हाँ, शिनोबू। और तुम लोगों को पता है क्यों? शिनोबू के पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। लिटरली वो लड़ाई जब भी करते हैं वो अपना पॉइजन को इस्तेमाल करती है, अपने दुश्मनों को पॉइजन करती है, उसे कमज़ोर बनाती है, फिर अपने तलवार से उनको मारती है। इसलिए वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बाकी जो भी हाशिराज और जो भी लोग यहाँ पे इस लिस्ट में, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर मैं बोलूँ स्मार्टेस्ट में तो ये सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है क्योंकि इसने ही तामायो सन के साथ मतलब प्लानिंग वैनिंग की थी। और इन्होंने जो मतलब शिनोबी ने जो सेक्रीफाइस दिया था वो वर्थ इट था। और उसी के वजह से डीमन स्लेयर के सारे हाशिराज सबको एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिला था मुजान के साथ लड़ाई करने के समय। विथ ऑल द प्लान उसने और तामायो सन ने जो बनाया था मुजान को हराने के लिए। तो हाँ, शिनोबू सबसे कमज़ोर तो है पर दिमाग तो है उसके पास। तो अब आते हैं अपनी उस थोड़े से ऊपर हम लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं तेंजिन यूजी के बारे में। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इसने हाशिरा के जितने काम किए उससे ज़्यादा तो इसने शादी की है। नहीं, जस्ट बोलो इसने क्या किया है। हाँ, बहुत अच्छा है, हैंडसम है, इसने 3 शादियाँ की है फिर भी बच्चे नहीं किए। तो ये है चैड मैन। इसने ये चैड है पर हाशिरा में ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हमने तेंजिन यूजी को देखा था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, जहाँ पे अपने तांजीरो, जेनित्सु, इनोस्के भी थे और वो लोग अपर सिक्स से लड़ाई कर रहे थे। पर फिर भी एट द लास्ट सारे के सारे लोग ही इंज्योर्ड थे। तेंजिन यूजी बीइंग अ हाशिरा बहुत ज़्यादा इंज्योर्ड था, मरने ही वाला था, इतना उसको पॉइजन लग गया था। वो तो नेजुको ने उसको बचा लिया था और इनोस्के तो पूरा भाई घायल ही हो चुका था। तांजो भी इंज्योर्ड था, जेनित्सु भी इंज्योर्ड था। तो हाँ पता है अपर मून 6 है पर स्टिल यहाँ इस लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हाशिराज हैं जिन्होंने अकेले एक अपर मून को हराया है। तो उस हिसाब से देख के मैं तेंजिन यूजी को इस स्पॉट में रखना चाहूँगा। अब मैं तेंजिन यूजी के ऊपर आता हूँ। तेंजिन यूजी के मैं ऊपर रख सकता हूँ मित्सुरी को। मित्सुरी को मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँगा और तुम लोगों को पता चल जाए कि ये इन दोनों से पावरफुल क्यों है, एंड दैट इज़ डीमन स्लेयर मार्क। इसने लास्ट में स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क के लास्ट में इसने जब हांतेंगुस के साथ लड़ाई कर रही थी तब इसने अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था और तब वो पावरफुल बन गई थी। पर मित्सुरी बहुत ही स्ट्रेंज स्पॉट में, क्योंकि हमें मित्सुरी को ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। उसको स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क में दिखाया गया था, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा बड़ा फाइट किया था। और हमें इन्फिनिटी कासल में भी दिखाया गया था पर वो भी फाइट करते हुए मुजान के साथ। और मुजान के साथ भी जब वो फाइट करने जा रही थी तब भी मुजान ने उससे बहुत पहले ही उसको घायल कर दिया था और उसके बाद वो लड़ी ही नहीं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा तो स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है। इसलिए तो उसमें उसने जो भी किया है मैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और मित्सुरी इतना कुछ नहीं अचीव की है पर हाँ दिल से बहुत अच्छी है। तो बढ़ते अब मित्सुरी के ऊपर मैं रखना चाहूँगा इनोस्के और जेनित्सु को। पर मैं जेनित्सु को इनोस्के के ऊपर रखूँगा। पहले आते हैं हम लोग इनोस्के पे। तो इनोस्के मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है पर फिर भी मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि इनोस्के को भी इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। हमें इन्फिनिटी कासल आर्क से पहले भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में दिखाया गया था, वहाँ पे भी हमें बहुत स्क्रीन टाइम मिला था इनोस्के का। पर फिर इन्फिनिटी कासल आर्क में भी हमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था। डोमा के साथ फाइट किया था अपने इनोस्के ने, पर उससे पहले ही शिनोबू ने अपने विस्टेरिया फ्लावर से उसे पॉइजन करके रखा था। फिर भी ज़्यादा फाइट नहीं हुई है और ऐसा लग रहा था कि इनोस्के कुछ मेजर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि इनोस्के को बहुत मेजर कुछ रोल मिले क्योंकि वो उस तिगड़ी में आती है, वो तांजो के ग्रुप में आती है। तो मैं चाहता था कि उसको उतना ज़्यादा पावर दिखाया जाना चाहिए। तो हाँ, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इसने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक नहीं किया है।
पर इनोस्के पावरफुल तो है, लिटरली अपने ऑडियंस को इधर उधर लेके जा सकता है, जो इसका बहुत बढ़िया अच्छा सा एक मूव है जो ये कर सकता है। फिर आता है जेनित्सु ने। जेनित्सु में इसके ऊपर थोड़ा रखना चाहूँगा क्योंकि जेनित्सु ने अपर मून द रिप्लेस्ड अपर मून 6 को हराया है विदाउट एनी हेल्प। हाँ पता है अपर मून 6 है और जेनित्सु इतना पावरफुल बन चुका था कि वो एक अपर मून 6 को ले सकता है, पर स्टिल वो उसके ग्रैंडपा नहीं बोलूँगा, उसके टीचर का एक स्टूडेंट था जो अपर मून 6 में वापस बना था, जिसको सिर्फ थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म ही नहीं आता था, पर जेनित्सु को वो आता था। और जेनित्सु ने उस फर्स्ट ब्रीदिंग के साथ ही एक नया मूव लाया था और ना जो काएगाकू है जो अपना अपर मून 6 से रिप्लेस्ड उसको हरा दिया था। तो हमें ज़्यादा फाइट तो उनकी नहीं दिखी थी, पर जेनित्सु ने उसे हराया विदाउट एनी डीमंस या मार्क, इसलिए वो इनोस्के के थोड़ा ऊपर है। अब मैं आता हूँ जेनित्सु के ऊपर मैं किसको रखूँगा, तो जेनित्सु के ऊपर मैं रखना चाहूँगा कनाओ को। मैं कनाओ को इनोस्के और जेनित्सु दोनों के ऊपर रखना चाहूँगा क्योंकि मैं सब कुछ ओवरऑल बोल रहा हूँ। कनाओ पहले से ही इनोस्के और जेनित्सु के ऊपर थी इन रैंक्स और वो पावरफुल भी थी। वो तो तानजीरो अपना था जिसने सन ब्रीदिंग सब अनलॉक कर लिया था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था। कनाओ भी कुछ कम नहीं है, कनाओ की भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमें देखने को नहीं मिला था, पर जितना मिला था उससे वो जेनित्सु को हरा सकती है क्योंकि उसकी एक एबिलिटी है जिससे शायद वो जेनित्सु को भी हरा सकती है और वो एबिलिटी है एनहांस्ड विजन। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। इसका एडवांटेज ये है कि तुम लोग एनहांस्ड विजन से तुम लोग अपने ओपोनेंट लोगों के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो, मतलब तुम देख सकते हो लिटरली कि वो क्या अटैक्स करने वाला है। और इसका जो डिसएडवांटेज है कि तुम्हें एक परमानेंट ब्लाइंडनेस मिल जाती है, जो कनाओ को में मिल गया था जब वो डोमा के साथ लड़ाई की थी और उसने ये विजन इस्तेमाल किया था और उसके बाद उसको एक ब्लाइंडनेस मिल गई थी एक आँख में। तो हाँ कनाओ को मैं इन दोनों से थोड़ा ऊपर रखूँगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेनगोकू सामा। हाँ ये तो डिज़र्व करता है क्योंकि रेनगोकू एक ऐसा हाशिरा है, द बेस्ट हाशिरा मेरे लिए तो सबसे बेस्ट हाशिरा है, फ्लेम हाशिरा है और सबसे पावरफुल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इन्होंने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक नहीं किया है, पर फिर भी ये इतने ऊपर तक आए हैं। जब इनकी लास्ट फाइट हुई थी मुगन ट्रेन आर्क में जहाँ पे इन्होंने अकाज़ा अपर मून 3 के साथ लड़ाई की थी और पहले तो अकाज़ा अपना मस्ती मजाक में लड़ाई कर रहा था, पर फिर रेनगोकू इतना पावरफुल है कि अकाज़ा को भी सीरियसली लड़ना पड़ा और लास्ट में अकाज़ा ने मार दिया था, पर स्टिल रेनगोकू ने उसके पसीने छुटा दिए थे विदाउट द डीमन स्लेयर मार्क। तो ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते, रेस्ट इन पीस रेनगोकू। फिर आते हैं एक ऐसे हाशिरा जो जिसको मैं रेनगोकू के थोड़ा ऊपर मतलब 19-20 का आंकड़ा है और मैं ये जस्टिफाइड इसलिए किया हूँ क्योंकि इस हाशिरा ने आगे जाके अकाज़ा से ही लड़ाई की है और वो है ग्यू। तो ग्यू भी इन्फिनिटी कासल आर्क में अकाज़ा से लड़ता है। हमने ग्यू को बहुत पहले देखा है, एकदम स्टार्टिंग से हमने देखा उसको और हमने देखा वो कैसे इवॉल्व हुआ है। लास्ट में इन्फिनिटी कासल आर्क में ग्यू तानजीरो मिलके अकाज़ा को हराते हैं, पर हाँ कुछ रीज़न है जिससे मैं रेनगो के ऊपर में ग्यू को रख रहा हूँ। वो है पहले तो डीमन स्लेयर मार्क, जो डीमन स्लेयर मार्क जो होता है वो एक डीमन स्लेयर का फाइनल फॉर्म होता है, तो हाँ वो रेनगो से थोड़ा पावरफुल तो है, पर मैं नहीं बोलूँगी पूरा पावरफुल है, कुछ कुछ जगह पे रेनगो भी बहुत पावरफुल है। पर ग्यू को मैं एक और पॉइंट पे मैं उसे पावरफुल रखूँगा क्योंकि वो उन हाशिरास में से आता है जिन्होंने इस इन्फिनिटी कासल आर्क में सरवाइव भी किया है। बहुत सारे हाशिरास मारे गए थे इस इन्फिनिटी कासल आर्क में, पर ग्यू उनमें से नहीं है, ग्यू सरवाइव किया है। तो हाँ इसमें भी एक पॉइंट में रखना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। ग्यू इज स्लाइटली मोर स्ट्रॉन्गर देन रेनगोकू। मैं एक्चुअली रखना चाहूँगा गेन्या को यहाँ पे, हाँ गेन्या, मैं एक्चुअली यहाँ पे गेन्या को रखना चाहूँगा क्योंकि गेन्या इज़ पावरफुल। गेन्या दो एक हाशिरा नहीं है, पर गेन्या के पास ऐसी एक एबिलिटी है, उसको ब्रीदिंग स्टाइल्स भी नहीं आती, पर उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो उसको सबसे डिफेंड बनाती है। वो लिटरली कोई भी डीमन का एक छोटा सा पार्ट खा के उसकी पावर्स को टेम्पोरली ले सकता है और यूज़ भी कर सकता है। और इसका हमने पहला झलक देखा था हम लोगों ने स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क में, जहाँ पे गेन्या ने अपर मून 4 का सौरो जो वर्जन था उसको खा लिया था और उसकी पावर्स भी थोड़ी सी इनहेरिट की थी। और इन्फिनिटी कासल आर्क में भी हमने देखा था जहाँ पे गेन्या ने कोकोशिबू के साथ जब वो लड़ा था तब उसने कोकोशिबू का भी थोड़ा सा पार्ट खा लिया था, उसके पास कोकोशिबू की भी थोड़ी पावर्स आ गई थी, जो बहुत बड़ा हेल्प हुआ था जब कोकोशिबू के साथ सब लोग लड़ रहे थे। तो हाँ
गेन्या पावरफुल है, दो इसके पास ब्रीदिंग स्टाइल नहीं है, दो इसके पास डीमन से मार्क नहीं है, पर स्टिल ही इज़ पावरफुल। और मुझे नहीं पता अगर ये कभी मैं सोच रही हूँ अगर कभी मुजान को खा लेता तो इसको कितनी पावर्स मिल जाती वो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो गेन्या के ऊपर मैं अब किसको रखूँगा, दैट्स द क्वेश्चन। गेन्या के ऊपर मैं रखूँगा मोइचिरो को। हाँ, मैं रखना चाहूँगा मोइचिरो को। मोइचिरो आई थिंक सबको, जो भी अभी तक मैंने लिस्ट में बताया, सबको हरा सकता है बिकॉज ऑफ वन थिंग। मोइचिरो इज द ओनली हाशिरा, टेनित्सु को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, बट स्टिल वो हाशिरा नहीं है, पर फिर मैं बोल रहा हूँ मोइचिरो इज द ओनली हाशिरा हु डिफीटेड हर अपर मून डिमन अलोन। उसने अकेला अपर मून 5 ग्योको को स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क में हराया है। अभी अब एनिमे अभी भी स्वॉर्ड्समैन विलेज चल ही रहा है, तो तुम लोगों को ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो हाँ, देखते रहना, और भी बहुत कुछ है। और हाशिराज में से मोइचिरो ही पहला था जिसने, मतलब अभी के जो हाशिराज हैं उनमें से मोइचिरो ही फर्स्ट हाशिरा था जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था, बिफोर तानजीरो ऑल्सो। और हाँ, मोइचिरो ने भी बहुत लड़ाई की है, उसकी भी लड़ाई हुई थी एकदम पहले कोकोशिबू के साथ। जब कोकोशिबू के साथ लड़ाई हुई थी तब वही पहले लड़ाई किया था, और उसने भी उसके हालत तो ख़राब नहीं किया था पर थका तो दिया था। अब मैं मोइचिरो के ऊपर किसको रखूँ, तो मैं मोइचिरो के ऊपर मैं रखना चाहूँगा ओबनाई द स्नेक हाशिरा। अब ये स्नेक हाशिरा भी बहुत बहुत ज़रा एक बढ़िया स्पॉट पे है, क्योंकि स्नेक हाशिरा को हमने बिल्कुल भी पहले से नहीं देखा है। हमने सीधा स्नेक हाशिरा ओबनाई को इन्फिनिटी कासल आर्क में देखा है, वो भी किसी भी अपर मून के साथ लड़ते हुए नहीं। हमने सीधा देखा था ओबनाई को मुजान के साथ लड़ते हुए, और मैं खुश हूँ कि वहाँ पे ओबनाई को अच्छे से स्क्रीन टाइम दिया गया है। अगर वो भी नहीं दिया होता तो हमें ओबनाई के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो मांगा में ऐसा ही है, मुझे नहीं पता उसको क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इन्फिनिटी कासल आर्क में मित्सुरी और ओबनाई थे जिन्होंने एक भी अपर मून के साथ लड़ाई नहीं की थी। किया था इन लोगों ने, और ये लोग सीधा गए थे मुजान के साथ फाइट करने। तो हाँ, तो वो भी जस्टिफाइड है कि ये मुजान के साथ इतने देर तक कैसे टिक पाए, क्योंकि बाकी हाशिरास दूसरे अपर मून्स के साथ लड़के आ रहे थे और ओबनाई एक था, क्योंकि मित्सुई तो पहले ही घायल हो गई थी। ये जस्टिफाइड है कि वो कमज़ोर है, मैंने प्रूफ कर दिया। पर ओबनाई बहुत देर तक टिका था, तांजीरो के साथ भी लड़ रहा था, जब तांजीरो बेहोश भी हो गया था तब भी बाकी हाशिरास के साथ लड़ाई कर रहा था ओबनाई। तो हाँ, ओबनाई पावरफुल तो है, और उसने मुजान को अच्छी खासी टक्कर दी थी। मुजान पावरफुल बनता जा रहा था, पर फिर भी ओबनाई उसे टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, और उसको सुबह जब तक नहीं होता तब तक उसको रोके रखने की कोशिश किया था। मैं बोलूँगा कि मुजान के साथ लड़ाई करके, मतलब मुजान के साथ जो लड़ाई की थी ओबनाई, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है, वो लास्ट में मर गया था, मित्सुरी के साथ मर गया था वो। पर उसने स्टार्टिंग से एंड तक मुजान के साथ लड़ाई की है। तो हाँ, पावरफुल तो है कि मुजान सबके ऊपर है, और उसके साथ लड़के तुम समझ सकते हो। तो इसलिए मैं इसको मोइचिरो के ऊपर रखूँगा। अब मैं रखने वाला हूँ इसके ऊपर, और अब होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सानेमी द विंड हाशिरा, द क्रेजिएस्ट हाशिरा हु डजंट थिंक। कोकोशिबू के साथ जब लड़ाई हुआ था तब कोकोशिबू बोल रहा था कि वो अभी जिन हाशिरास के साथ लड़ रहा है उसके सामने 2 हाशिरास थे, वन ऑफ देम वाज सानेमी, और एक और तुम लोग गेस कर सकते हो। वो बोल रहा था कि वो जिन हाशिरास से लड़ाई कर रहा है वो दोनों सबसे टॉप हाशिरास है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। तो सानेमी उनमें से एक है, और सानेमी डिजर्व्स टू बी द टॉप 2 मतलब हाशिरास में वो, मैं उसको सेकंड रैंक में रखूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम सानेमी के पास्ट को भी देखोगे तो उसका पास्ट बहुत ही डार्क है और बहुत सैड है। मैं सोच रहा हूँ मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा हर एक हाशिरा के स्टोरी के बारे में, तो अभी नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो सानेमी, पहले तो हम आते हैं सानेमी की पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, विंड हाशिरा है। कोकोशिबू के साथ ही हमने इसकी लड़ाई देखी थी, एक यही सिर्फ लड़ाई थी, उसने सिर्फ 2 लड़ाई की है, एक है कोकोशिबू के साथ और एक है मुजान के साथ। यही 2 लड़ाई हम लोग देख पाए थे मांगा में, एनीमे भी हम लोग बाद में देख पाएंगे।
और उसमें उसमें हमें उसके पावर के बारे में पता चला। साने में भी उन गिने चुने हाशिराज में से है जिन्होंने सरवाइव किया है। हाँ, सानेमी और ग्यू ही 2 हाशिराज थे जिन्होंने सरवाइव किया है और बाकी सारे हाशिराज मर चुके थे। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में तो सबका गॉड सानेमी। अब आते हैं द टॉप हाशिरा, जिसको पता है, मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने रेंगोकू को मरते हुए देखा था ना, मुझे लगा था कि इसके बाद यही बंदा मरेगा, पर मुझे क्या पता था ये तो अलग लेवल का चीज़ है। हम बात कर रहे हैं ग्योमी का, द स्टोन हाशिरा, जो अंधा है, रोता रहता है, पर पावरफुल भी उतना ही है। हमने ग्योमी को भी कोकोशिबो के साथ फाइट करते हुए देखा था और ग्योमी की पावर नेक्स्ट लेवल है। दो इसके पास ज़्यादा ब्रीदिंग स्टाइल्स नहीं है, पर सारे ब्रीदिंग स्टाइल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और कोकोशिबो जब बोल रहा था कि वो टॉप हाशिराज में से एक है, वो जिनके साथ फाइट कर रहा है, वो एक रेस्पेक्ट की बात है, क्योंकि कोकोशिबो पहले एक हाशिरा रह चुका है। ब्रीद ऑफ द मून, जो सबसे पावरफुल तो नहीं, सन ब्रीदिंग के बाद सबसे पावरफुल वही ब्रीदिंग टेक्निक है, उसको मास्टर भी करके लड़ाई किया था। फिर भी ग्योमी और सानेमी, मोइचिरो भी था, पर मोइचिरो और गेन्या थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। पर ग्योमी और सानेमी जब पूरे आए थे, वो लोग ने शुरुआत से लेके एंड तक लड़ाई की थी कोकोशिबो के साथ, और लास्ट में दोनों ने उन्हें हरा भी दिया था, मतलब कोकोशिबो को हरा दिया था। तो ग्योमी पावरफुल है, पर लास्ट में हमने उसे म्यूजान के साथ भी लड़ते हुए देखा था, और म्यूजान के साथ भी वो लड़ाई किया था, लास्ट में वो मर चुका था। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो नहीं है, पर पावरफुल बहुत ज़्यादा है। तुम लोगों को मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक तुम लोग एनीमे में नहीं देख रहे हो, या तो तुम लोग मांगा नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हाउ पावरफुल इज ही। मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, तुम लोगों को खुद ही देख के पता चलेगा। तो एनीवेज हम लोग आते हैं अपनी सबसे गॉड टीयर में, और सबसे पहले ही मैं रखना चाहूँगा योरीची को। योरीची जिसने सन ब्रीदिंग, इनफैक्ट ब्रीदिंग स्टाइल्स का इजाद किया है, सन ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर सकता है, ये सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अच्छे दिल का इंसान है, और वो खुद भी बोलता है कि वो बना ही है मुजान किबुत्सुजी को मारने के लिए, एंड दैट इज़ इनसेन। लास्ट में हमने स्टोरी भी देखी थी योरीची की, जो सैड भी है और बहुत इंस्पायरिंग भी है। पर फिर मुजान के साथ वो लड़ाई किया था और उसने उसे कुत्तों की तरह मारा था, पर फिर मुजान ने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर दिया बहुत, उसकी वजह से मुजान बच गया था। तो शायद हमें मुजान कभी दिखता ही नहीं और डीमन से कभी होता ही नहीं, पर फिर भी योरीची इज़ पावरफुल, पर वो फेल हुआ था, उसने मुजान को नहीं मारा था, तो वही एक फेलियर है। और वो खुद भी बोलता है कि वो फेल किया है क्योंकि उसे लगता था कि वही वो एक इंसान है जो मुजान किबुत्सुजी को मार सकता है। तो ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, तुम्हें ज़्यादा पता है मुझसे। हम लोग सीधा आते हैं अपने सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल तानजीरो पे। तो तुम लोग बोलो मैं तानजीरो को इतना ऊपर क्यों रख रहा हूँ, बहुत सारे रीजंस है एक्चुअली। मतलब तानजीरो मतलब मेन करेक्टर है, ऑब्वियसली बहुत सारा अभी के जो एनिमेस है वो लोग मेन करेक्टर को सबसे पावरफुल नहीं दिखाते हैं, पर स्टिल तानजीरो इज़ पावरफुल। तानजीरो क्या क्या नहीं कर सकता है, तानजीरो के पास सन ब्रीदिंग है, तो उस पहले ही बहुत सारे लोगों को हरा सकता है। तानजीरो 13 फॉर्म को भी अनलॉक कर चुका है, उसे 13 फॉर्म भी आता है, जो होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 12 अदर सन ब्रीड्स। अगर तुम साढ़े 12 सन ब्रीदिंग स्टाइल्स को एक करते रहोगे कंटिन्यूस, तो वो 13 फॉर्म होता है, वो भी कर सकता है। और लास्ट में जो चीज़ योरीची से पावरफुल तानजीरो को बनाता है कि तानजीरो ने मुजान को हराया है, दैट्स इट। एक ही रीज़न कि तानजीरो ने मुजान को हराया है लास्ट में, और लास्ट में मुजान का सेल्स भी तानजीरो के ऊपर आ गया था, और तानजीरो अगर डीमन किंग बन जाता तो भाई उसको कोई नहीं हरा सकता। वो भाई पावरफुल है, उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मुजान, अगर तुमको नहीं पता है तो मुजान बहुत जल्दी जल्दी रीजनरेट हो सकता है। तो उसका गला काटोगे वो 1 सेकंड में रीजनरेट हो जाएगा। साथ में तुमने नेजुको का खून देखा है, तानजीरो का भी खून पता है। वो लोग सन, अगर वो डीमन भी बन गए, वो लोग सन से इम्यून है। जो लोग एनिमे वाले हो तुम लोगों को वो स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क के लास्ट में दिख जाएगा कि नेजुको सन को इम्यून है, सन से वो इम्यून है, वो डीमन होके भी उससे सन लाइट से कुछ नहीं होता है। तो ये तो अपना तानजीरो के पास भी है, साथ में वो पावरफुल है, साथ में उसके पास सन ब्रीदिंग है। कोकोशिबो की ज़्यादा वो ब्रीदिंग स्टाइल भी यूज़ कर सकता है। तो या ही इज़ द परफेक्ट डीमन किंग
पर वो डीमन नहीं बनता है। और आई थिंक इतने रीजंस काफ़ी है तानजीरो को सबसे ऊपर रखने के लिए, पर फिर भी तुम अपनी लिस्ट बता सकते हो कमेंट में, गालियाँ मत दो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।